जस्टिस जकीउल्लाह खान से शुरुआत करती हूं। सर, ये जो अनडेमोक्रेटिक बताया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से पूरे प्रोसेस को कि जैसे सीबीआई डायरेक्टर हम चुनते आए, वो पूरी प्रक्रिया अनडेमोक्रेटिक है एंड वी शुड नॉट टॉलरेट इट, वी शुड नॉट बो डाउन। ये कितना जायज बयान है? मेरी समझ में है कि अनम्यूट करना पड़ेगा सर, जो प्लीज बयान है अनम्यूट इनका, वो हाँ, जो इनका जो बयान हिज एक्सीलेंसी जगदीप धनखड़ व्हाटएवर ही सेड इज नॉट perfectly valid. Although as per law there is a provision and as per Chief Election Commission the 324 there is a provision that क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट को चेक किया जाए, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाते। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस के प्रोविजन हमारे यहाँ फाउंडिंग फादर्स के टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं कि अगर ऐसा नहीं भी है, बहुत से ऐसे क्लास हुए कि जिसमें अगर रिमांड किया जाए पॉलिटिकल इलेक्शन या वो किया जाए तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन उसका प्रोविजन है नेचुरल जस्टिस से। और नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ जब तक प्रिवेल नहीं होगा तो कंट्री में कानून की कोई वैल्यू नहीं और एक दूसरे के लोग ऊपर लगे रहेंगे। और जो डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट है वो हिटलेरियन टाइप की गवर्नमेंट लग जाएगी। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए और ये बात का उसका संज्ञान लेते हुए कि जबकि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है लेकिन ट्रेडिशंस और वो है, इसीलिए आप देखिए कि चेक इलेक्शन कमीशन हालांकि इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन इसमें 226 में हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दिया गया है कि अगर कोई मैलाफाइड या कोई एक्शन होता है तो उसमें इंटरफेयर करे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरह ट्रीट किया जाता है 136 कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुपरिटेंडेंट का पूरा अख्तियार है कि कभी भी इसमें अगर कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त करे। और अगर गलती होती है, और आमतौर पर हुआ ऐसा, शुरू में जो टीएन सेशन थे उन्होंने उनके टाइम में एक इलेक्शन कमीशन होता था, गवर्नमेंट ने उनसे ही वॉज नॉट सुटेबल टू गवर्नमेंट तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 2 इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट कर दिए। उससे उन्होंने झुंझला के एक रिट पिटीशन फाइल की। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे जुडिशरी है, वो इतना पायस है कि आप देखिए कि उस पिटीशन को खारिज किया और उसमें ये जो प्रिंसिपल था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइमस इंटर पेरेस यानी दैट्स लाइक मून अमंग स्टार्स, ये खत्म करके उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल बिकॉज एवरी इलेक्शन कमीशन इज इक्वल सब्जेक्ट टू द, बस थोड़ा सा इतना रखा कि उनकी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग है और अलग और कमिश्नर्स हैं उनकी अलग है पावर। इसलिए सीबीआई डायरेक्टर केस, अगर मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी आपसे चाहूं, स्पेशली इन सीबीआई डायरेक्टर केस, अगर सीजीआई इस पैनल में होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल में बैठते हैं और वो भाई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है क्या? क्योंकि प्रिसाइजली जगदीप धनखड़ सवाल ही नहीं अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, बल्कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही है कि उनको शामिल करना, क्योंकि एक ही आदमी है जो पूरे इंडिया में जिसको के चेक एंड बैलेंस का पावर है और जो देखता है कि सीबीआई कैसे काम कर सकती है और सीबीआई काम करता है और जो स्क्रूटनी करता है और जो उसका फैसला देता है और जो समझता है, जो वे करता है, जिसको वेइंग की पावर है, जिसको पावर है देखने की, जिसको पावर है इवेल्युएट करने की, उसी को आप कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक है। हाउ कैन बी पॉसिबल? अगर नहीं भी प्रोविजन दिया हुआ है किसी इसका तो कॉमन कॉन्शियस से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से हर हालत में चीफ जस्टिस का रहना वहां बहुत ही जरूरी है। तो यानी कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई है वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, जरूरी है चेक एंड बैलेंस के लिहाज से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, किसी भी एंगल से कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक है कि उनको शामिल किया जाए क्योंकि ही इज द पर्सन हु कैन चेक, हु कैन स्क्रूटनाइज द मैटर। और कोई आदमी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो सीबीआई के डायरेक्टर को क्या क्रिटिसाइज कर सके और उसके एवेल्युएट कर सके उसके काम को। अकेला चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, जिनको पावर है। लेकिन तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है सवाल ही नहीं होता है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, और वो भी संविधान द्वारा ही दिया गया है कि कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं, विधायिका की अपनी शक्तियां और न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं और कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं कर सकता। वही मैं बता रहा हूं, ये सही है, ये दिया हुआ है वो सही है, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस की पावर दी गई है
हाई कोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 226 में सुपरिटेंडेंस की, और उसको ये दिया हुआ है कि अगर कोई मेलाफाइड या कोई ऐसा एक्शन होता है तो उसको आप इंटरफेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 135 में ये ट्रिब्यूनल की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के माफिक है इन लोगों का अपॉइंटमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का इंटरफेयर उसको करके उसको देखना, उसकी वर्किंग देखना और उसमें इंटरफेयर करना और उसमें ये देखना कि ये अकॉर्डिंग टू नेशनल जस्टिस चल रहे हैं। हाँ। इसलिए उनका होना और उनकी टिप्पणी बहुत ही वाजिब है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है, किसी भी हालत में उसको अनडेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये जो सीईसी की नियुक्ति, तो क्या सर एक और सवाल ये भी है, यानी कि फिर जो सीईसी की नियुक्ति जिसमें बाकायदा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन पैनल में होने चाहिए, सरकार उस पर कानून ले आई और सीजेआई को बाहर करके जिसमें प्रधानमंत्री रह गए, लोकसभा में एक कैबिनेट मंत्री जिनको नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री ने वो हो गए और लोकसभा में विपक्ष के नेता रह गए। ये जो प्रक्रिया तय की सरकार ने कानून बनाकर, ये फिर अनडेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है? ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। हाँ। और इसमें सुपरिटेंडेंस का पावर सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136(1) के अंदर इसमें इंटरफेयर कर सकती है। हाँ। और देख सकती है कि ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पहले नहीं होता था, बाद में नहीं होता था। अगर कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर की है गवर्नमेंट को करने के लिए, तो गवर्नमेंट को अनफेटर्ड पावर नहीं है, वो भी चेक एंड बैलेंस की पावर है, वो भी चेक एंड बैलेंस की है। तो